चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये जो स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स है ना, इसमें आप 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहला, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग लेमन हैं, कुछ नहीं पता आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, राइट? तो आपको एकदम स्क्रैच से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। तो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, जहाँ पर आपको बताया जाएगा मार्केट किस तरह की होती है, कितने एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी के सारी रूल रेगुलेशंस आपको सिखाया जाएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो होगा एनालिसिस पार्ट, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्या खरीदें, कब खरीदें, राइट? चीज़ें किस तरह से मार्केट में पैन आउट होती हैं, मार्केट कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे जाती है, और वो कौन से तरीके होते हैं जिनसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट के डायरेक्शन को, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी एनालिसिस यानी फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपको एक बेहतर कंपनी का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है वो बताया जाएगा, ठीक है? कौन सी कंपनीज को आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, ये सिखाया जाएगा। एंड एट लास्ट हम जाएंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजी में, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि ऑप्शन के माध्यम से किस तरह से आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हो और छोटे पैसे से बड़ा पैसा कमा सकते हो, और साथ ही साथ किस तरह से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। ये सभी चीज़ें हम ऑप्शंस के माध्यम से सीखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आज हम जो शुरू करेंगे ना, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, तो इसका जवाब है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि जो मार्केट है ना, वो 4 वर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन मानी जाती है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट को अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट डिफाइन करूँ ना, तो ये वो जगह है जहाँ पर पैसे से पैसा बनाया जाता है। अगर आपको वेजिटेबल्स खरीदनी है तो आप कहाँ से खरीदते हैं? वेजिटेबल मार्केट से, ऑफ कोर्स। कपड़े खरीदते हैं तो शोरूम से खरीदते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपको पैसे से पैसा कमाना है या पैसे से पैसा बनाना है, तो कहाँ जाओगे आप? यही वो मार्केट है जहाँ पर आप पैसे से पैसा बनाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जहाँ पर आप पैसे से पैसा कमाते हैं, ठीक है? अब ये तो रही बात फाइनेंशियल मार्केट की, पर फाइनेंशियल मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना। अगर आप पैसा एफडी में रख देते हैं तो भी पैसा बनेगा, आप बॉन्ड खरीद लेते हैं तब भी पैसा बनेगा, आप शेयर्स खरीद लेते हैं तब भी पैसा बनेगा, म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं तब भी पैसा बनेगा, और गोल्ड सिल्वर खरीद लेते हैं तब भी पैसा बनेगा। ये सारी चीज़ों से पैसा बनता है, ठीक है? तो हमें ये समझना है कि हमारे हिसाब से वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? और उसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन वर्टिकल्स, कि फाइनेंशियल मार्केट के कितने वर्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। क्या कहते हैं? अब ये जो कैपिटल मार्केट है ना, ये वो मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, और सिक्योरिटी में शेयर्स भी आते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको शेयर खरीदने हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि XYZ शेयर जो है ये अच्छा है, इसमें आने वाले दिनों में पैसा बन सकता है, तो आप कहां पर जाकर उसे बाय करेंगे? कैपिटल मार्केट। यानी कैपिटल मार्केट वो जगह है जहां पर सिक्योरिटी ट्रेड होती है और शेयर भी यहीं पर ट्रेड किए जाते हैं। बट आपको मान लेते हैं, आपको अच्छा लगता है गोल्ड सिल्वर में काम करना, ठीक है? तो इसके लिए जो मार्केट होती है उसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर कमोडिटीज में काम किया जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? और इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड किया जाता है, ध्यान रखना मेरी बात। तीसरी मार्केट होती है करेंसी मार्केट। आपने देखा होगा कई लोग करेंसी में काम करते हैं, पर यहां पर ये क्रिप्टो नहीं है, राइट? क्रिप्टो अलग होती है, ये फिएट करेंसी है। तो जो करेंसी मार्केट है, यहां पर जितनी भी मेजर करेंसीज होती हैं वो ट्रेड की जाती हैं, जैसे USD, जापानीज येन, स्टर्लिंग पाउंड, और कितनी 4 बोली मैंने? USD, जापानीज येन, यूरो और स्टर्लिंग पाउंड, ठीक है? ये 4 मेजर करेंसी हैं जो यहाँ पे ट्रेड की जाती हैं, ठीक है? चौथी जो मार्केट होती है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। अब ये जो डेरिवेटिव मार्केट होती है ना, डेरिवेटिव मार्केट को बोला जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट भी। आपने FNO सुना होगा, राइट? FNO सुना है आपने वर्ड, राइट? तो इसे कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। अब ये जो FNO है ना, ये क्या होता है ये समझाता हूं मैं। देखिए, शेयर्स, कमोडिटीज और करेंसी,
इन सभी के ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो जहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट, ठीक है। तो डेरिवेटिव सेगमेंट क्या होता है? जहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? अब यहां पर किसी का भी कोई डाउट है, सवाल पूछिए। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पास वो कौन कौन सी एसेट क्लास है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये मुझे आप ही बताएंगे। तो थोड़ा सा मेरी हेल्प करिए और बताइए कि अगर आपके पास पैसा है तो वो कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ETF में कर सकते हैं, SIP नहीं SIP तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया जो किसी भी सेगमेंट में किया जाता है। ETF हो गया, और प्रिसाइसली हाँ जी स्टॉक्स, शाबाश, और म्यूचुअल फंड सर, म्यूचुअल फंड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। और सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज तो ये सभी सिक्योरिटीज ही होती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट, डेट, जैसे एक तरह से डेट हो सकता है, इसमें लोग पैसा रखते हैं। FD, और चलिए इंश्योरेंस भी हो गया, बिटकॉइन, क्रिप्टो, चलो बिटकॉइन लिख देते हैं। बाय एंड लार्ज यही सारे प्रोडक्ट हैं, आप डिस्कस करते हैं इनको। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, बिटकॉइन से, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि एज पर इंडियन नॉर्म्स ना लीगल है ना इलीगल, आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। अभी एक वजीर एक्स करके एक स्टॉक एक्सचेंज था, हैक हुआ, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लॉस्ट हो गई। अब उन लोगों को पता नहीं है क्या करना है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो फुल ऑफ रिस्क है, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉलिटिलिटी आती है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या आप किसी ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे जहाँ पर रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पे पता नहीं है कि आपका पैसा जो आपने पूरी मेहनत से डाला है वो वापस आएगा भी कि नहीं? कोई ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? तो जवाब है नहीं, समझदारी तो नहीं है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस आप सभी लोग जानते हैं, एक ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये मैंडेटरी प्रोडक्ट है जो सबके पास होना चाहिए। कहते हैं जब भगवान ना बुरा वक्त देता है ना तो सबसे पहले ये बचाने का काम करता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ना होके एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है जो आपको क्या करता है? सेफ करता है, लाइफ में सेफ्टी देता है। पर आजकल क्योंकि कंपटीशन बहुत है ना, तो इसे भी एक ऐसा बड़ा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बना दिया है जिससे कि इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट इसमें मिलता है, बट ये सबके पास होना चाहिए। बात करते हैं FD की। तो FD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 5 लाख तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा सिक्योर रहता है, जिसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस RBI आपको करके देता है। और आप जानते हो कि ये एक बेहतर प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट अगेन ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं है ये प्रोडक्ट, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50 लाख 1 करोड़ से कम कुछ नहीं आता है, और अगर यहाँ पे रिटर्न की भी बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतर रहते हैं, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो शायद ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि गोल्ड हमेशा कहते हैं बुरे वक्त का साथी माना जाता है। और अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो यहाँ पर गोल्ड खरीदने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप 10 लाख का गोल्ड इकट्ठा खरीदें, आप छोटी छोटी यूनिट्स भी इकट्ठी कर सकते हैं उसकी, फिजिकल फॉर्म में भी और ETF के फॉर्म में भी। ETF क्या होता है थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो गोल्ड को भी खरीदा जा सकता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्लास है। बात करते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड अगर हम बात करें तो देखिए बॉन्ड 2 तरह के हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं क्योंकि सरकार उस पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, ठीक है। और बॉन्ड बेसिकली सरकार, जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट भी होते हैं, कॉर्पोरेट भी होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दिया जाता है आपको, ठीक है। तो ये भी एक सेफ एसेट क्लास की तरह माने जा सकते हैं। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अब देखिए म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा डिटेल में समझना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इस पे कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, ये समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम्स होती है जहाँ पे जो कंपनीज हैं, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो तरह तरह की स्कीम्स आपके सामने लॉन्च करती हैं। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 800 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं मार्केट में चलती हैं, ठीक है। अब उन स्कीम्स में आपको पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आपके पास पूरी नॉलेज है,
या अधूरी नॉलेज के साथ आप मार्केट में जाना चाहते हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि क्या आपके पास पर्याप्त समय है रिसर्च करने का। देखिए आप लोग यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, तो ऑफकोर्स आप फुल टाइम अपना करियर बनाने की सोच रहे होंगे इसमें, तो आपके पास कहीं ना कहीं टाइम भी है, नॉलेज तो आप ले ही रहे हैं। तो अब क्या आपके हिसाब से आपका पैसा कोई और मैनेज करे सीखने के बावजूद, जहाँ पे आपने टाइम भी दिया है, पैसा भी खर्च किया है, उसके बाद क्या आप ये चाहेंगे कि आपका पैसा कोई और मैनेज करे? आप नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि आपने वो नॉलेज गेन की है, टाइम दिया है, डेडिकेटेडली उसे सीखा है। तो म्यूचुअल फंड ना उन लोगों के लिए सही है जिनके पास या तो समय की कमी है या फिर रिसर्च करने का अभाव है, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही है। देखिए म्यूचुअल फंड को अगर हम टैक्स के पर्सपेक्टिव में समझें तो यहाँ पर जो 80C सेक्शन है जिसमें 1.5 लाख तक का प्रोविजन है कि आप अगर पैसा डालते हैं तो आपको डिडक्शन मिलते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर लोग टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर टेक्निकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं ज़्यादा जो टाइम की कमी या रिसर्च ना करने का अभाव की वजह से वो मार्केट में तो पैसा डालना चाहते हैं बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम्स हैं। अब मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा डालता है इंसान, तो किस तरह से काम होता है। तो ऐसे समझिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं ICICI, ठीक है। अब ये एक म्यूचुअल फंड है ICICI का। अब यहां पर ना इन्होंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम आपके सामने लॉन्च किया, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड, डेट फंड, ठीक है, और कमोडिटी, पीएस, बहुत सारे। तो बहुत सारे स्कीम्स हैं जहां पर आप पैसा डाल सकते हैं। तो अब पैसा डालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहां पर मान लेते हैं XYZ, कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड की कोई भी बैलेंस स्कीम आपको पसंद आई, कोई भी स्कीम आपको पसंद आई। अब यहां पर आपने 1000 रुपीज डाल दिए, लेट से ये 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, XYZ स्कीम में। तो ये 1000 रुपीज जब आपने इन्वेस्ट किए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी यूनिट, ठीक है, आपको मिलेगी यूनिट्स। जैसे आप शेयर खरीदते हैं ना, अब ये यूनिट का बेस क्या होता है, NAV, नेट एसेट वैल्यू। अब मान लेते हैं आपने 10 रुपए की एक यूनिट है और आपने 1000 रुपीज डाले, तो आपके पास यूनिट्स कितनी आएंगी, 100 यूनिट्स आ गई ना। अब मान लेते हैं कि मार्केट चली गई ऊपर, मार्केट ऊपर चली गई और इस यूनिट की वैल्यू बढ़कर हो गई 20 रुपया, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2000 रुपए। यानी जो आपका रिटर्न था वो कितना हो गया, 2000 ना, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाय 100 जो यूनिट आपके पास थी। तो आपका पैसा इस तरह से ग्रो करता है। पर कहते हैं ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये पैसा मार्केट में जा रहा है और मार्केट तो फुल ऑफ रिस्क ही है। तो अगर ये 1000 रुपए मान लेते हैं, अगर ये NAV कम हो गई, गिर गई, तो आपका म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो भी तो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये केस तब है जब इंक्रीमेंट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट में, उसके प्राइस ऊपर जाते हैं, पर अगर प्राइस नीचे आए तो क्या होगा, आपका रिटर्न भी नीचे चला जाएगा। तो ये पूरी तरह से रिस्की बेट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेफ पैसा मिलता है, बट कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो ये बेस्ट माना जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की रहता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ETFs की। तो देखिए ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली वो स्कीम्स होती हैं जो म्यूचुअल फंड द्वारा चलाई जाती हैं और किसी पर्टिकुलर जगह पर ये पैसा जाता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं गोल्ड ETF। अब मान लेते हैं एक म्यूचुअल फंड है जो गोल्ड का ETF लेके आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा और गोल्ड में जो रिटर्न बनेगा उसका रिटर्न आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं गोल्ड ETF। अब मजे की बात यह है कि अब गोल्ड ETF में ना हर महीने छोटा छोटा निवेश कर सकते हैं, लाइक 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। तो ये ETF बेस्ट माने जाते हैं उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के साथ करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में। अब इसे समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल से। 500 रुपये का गोल्ड लेने के लिए जाओगे तो क्या आपको गोल्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, पर 500 रुपये से ETF तो मिलेगा, यहाँ पर पैसा डाल सकते हो, ठीक है। सो ETF बेस्ट होता है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स तो शेयर्स होते हैं जहां पर आप किसी कंपनी की ओनरशिप खरीदते हैं
और उस कंपनी में अपनी भागीदारी खरीदने के बाद उसमें निवेश करते हैं। कंपनी अच्छा करती है तो आपको गेन मिलता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जितनी भी चीजें मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की, आप इन सभी चीजों का सिलेक्शन किस बेसिस पर करेंगे? क्या सभी के लिए स्टॉक सही है? क्या सभी के लिए म्यूचुअल फंड सही है? या सभी के लिए गोल्ड या रियल एस्टेट सही है? तो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आपकी एज पर, आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी पर और आपकी रिस्क एपेटाइट पे। मुझे एक बात बताइए, अभी तो आप सब लोग यंग हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग अपने ज़िंदगी के अगले 20 साल रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करिए, तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे ज़्यादा रिवॉर्ड भी है, राइट? तो आप क्या करना चाहेंगे? रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या फिर सेफ्टी से खेलना चाहेंगे जहाँ पर आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं? आपके लिए क्या सही रहेगा? रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि अभी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूं रिस्क लेना बुरी बात होती है, एफडी में पैसा डालना चाहिए सबको, तो गलत होगा ना। ये तो पैसा बनेगा कैसे? एफडी में तो इन्फ्लेशन ही बीट होती है सिर्फ, और वो भी नहीं होती कई बारी तो। ठीक है, तो पैसा कहाँ बनता है? रिस्क लेने के साथ बनता है पैसा। ठीक है, रिस्क लेने के साथ पैसा बनता है। तो आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना, उसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एपेटाइट, अर्निंग कैपेबिलिटी और एज फैक्टर। ठीक है, तो आप जब पढ़ के समझदार हो जाएंगे ना, और आपसे कोई पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग कोई भी सजेशन देने से पहले ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन आप किसी को कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टॉक्स किसके लिए हैं? सभी यंगस्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो अभी तक आपने क्या देखा? स्टॉक्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।